अगला होगा क्वेश्चन नंबर 11। 11 में आपसे पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको क्या सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या। कैसे सिद्ध करेंगे? पहले हम लोग मान लेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है, इसके बाद आगे सॉल्व करके इसको प्रूफ कर देंगे कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब पता चल जाएगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब कैसे, यहां पे समझो। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब एक बात बताओ कि √3 अगर परिमेय संख्या होगा तो आप √3 को क्या कर सकते हो? p/q के रूप में लिख सकते हो। यहां पे लिख सकते हो जहां p और q पूर्णांक है, q ग्रेटर देन 1 है और इसका कोई सर्वभाजक नहीं है। मतलब कॉमन फैक्टर नहीं है। अब यहां पे देखो, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। अगर हम स्क्वायर दोनों तरफ वर्क करने पर, अगर वर्क करेंगे तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा p/q का होल स्क्वायर। अब देखो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा और इसको आप लिख सकते हो p²/q², या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3q। अब देखो q² का मतलब क्या कितना होता है? q इंटू q। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3q बराबर हो जाएगा p²/q के। ओके। अब यहां पे देखो कि 3q क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। दूसरी ओर यहां पे p और q क्या है? सर्वभाजक नहीं है, अर्थात p² का q कोई सर्वभाजक नहीं है, क्योंकि q, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं p²/q पूर्णांक से पृथक कोई भिन्न है। अतः यहां पे इसको आप समीकरण 1 मान लो। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको आप मान लो समीकरण 2। यहां से हम लोग कह सकते हैं 3q एक पूर्णांक संख्या है, दूसरी ओर p और q का कोई, हम लोग पहले ही बता चुके हैं, यहां पे मान चुके हैं कि कोई सर्वभाजक नहीं है। नहीं है, अतः p² और q का कोई सर्वभाजक नहीं है। और q बड़ा है 1 से, इसीलिए p²/q पूर्णांक से अलग कोई भिन्न है। अलग कोई भिन्न है, अतः p²/q बराबर नहीं हो पाएगा किसके? 3q के। समीकरण 2 में ऐसा कहा गया। जो समीकरण 2 का अंतर्विरोध है। इससे यह सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है
कि हमारी कल्पना समीकरण 1 गलत है। इसका मतलब इसे जो हमने माना था परिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या नहीं होगा। क्या हो जाएगा? अतः √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया कि दर्शाइए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको क्या करना है? दर्शाना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, अब यहां पे समझते हैं कि इसको दर्शाने के लिए पहले हम 1/√2 को पहले परिमेय संख्या मान लेते हैं। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जहां अब देखो कि ये 1/√2 अगर एक परिमेय संख्या होगा तो इसका मतलब 1/√2 को आप p/q के रूप में लिख सकते हो। 1/√2 बराबर किसके आ जाएगा? p/q के, जहां p और q अभाज्य पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। अब एक चीज देखो कि 1/√2 p/q के इक्वल है। अब इसका आप हर का परिमेयकरण करो तो √2 से न्यूमरेटर को भी गुना हो जाएगा, मतलब अंश को भी, और √2 से हर को भी गुना हो जाएगा, और ये बराबर किसके आ जाएगा? p/q के। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √2/2 बराबर किसके आ जाएगा? p/q के। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो √2 एक तरफ छोड़ दो, ये आ जाएगा कितना? 2p/q। अब 2p/q आ गया तो यहां से आपको क्या पता है कि p और q पूर्णांक है, जहां p और q पूर्णांक है। इसका मतलब 2p/q परिमेय संख्या है। इसीलिए √2 भी क्या हो जाएगा? अब देखो परिमेय संख्या के बराबर हो जाएगा, मतलब √2 जो है परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। अब एक बात बताओ कि क्या √2 कभी परिमेय संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता। हम लोग यहां से कह सकते हैं, लेकिन या आप डायरेक्ट कह सकते हो, लेकिन √2 अपरिमेय संख्या है, संख्या का क्या है? विरोधाभास है। विरोधाभास है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। यही तो हमको प्रूफ करना था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको क्या प्रूफ करना है? कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहां पे समझो,
हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे? पहले रूट 2 को एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, फिर विरोधाभास करके इसको प्रूफ कर लेंगे। माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अब रूट 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब एक चीज बताओ, अगर रूट 2 परिमेय संख्या होगा तो रूट 2 को आप a बाई बी या p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो। मान लेते हैं रूट 2 बराबर p बाई क्यू, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। ओके, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर, अब एक चीज बताओ कि यहां से a बाई बी के रूप में अगर आप लिख सकते हो तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि यहां पे p बाई क्यू के रूप में लिखे हैं तो एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता है। ओके, और इस बात को भी क्लियर कर लो कि p और q का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। p और q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ओके, जिसको हम लोग इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। अब दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्क करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा p बाई क्यू के स्क्वायर का। रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 और ये आ जाएगा p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर के। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2q स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर के। इसको मान लो 1। इसका मतलब यहां पे देखो कि p स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः p स्क्वायर 2 से विभाजित है। अब p स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है, इसका मतलब p भी 2 से विभाजित है, p भी 2 से विभाजित होगा। अब हम लोग मान लेते हैं कि माना कि p बराबर 2c, जहां c एक पूर्णांक है। अब इसका मतलब यहां पे अगर p के जगह पे हम 2c पुट करते हैं तो आपको आ जाएगा 2q का स्क्वायर बराबर 2c का होल स्क्वायर। तो 2q स्क्वायर बराबर 2 दूना 4c स्क्वायर, 2 एकम 2, 2 दूना 4। यहां से आपको कितना मिलेगा? q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं अतः q स्क्वायर 2 से विभाजित है, q स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए 2q से विभाजित होगा। दो q से विभाजित होगा। अब 2 अगर q से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब देखो p और q का एक के अलावा भी उभयनिष्ठ गुणनखंड दिखाई दे रहा है जो कि 2 है। हम लोग कह सकते हैं अतः a
यहां पे P और Q का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। लेकिन हमने यहां पे क्या मान रखा है, यहां पे हमने माना है कि P और Q का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब ये इसका विरोधाभास हो गया। परंतु इससे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और Q सअभाज्य है। सअभाज्य है। अब यह विरोधाभास क्यों आया? हमारी गलत कल्पना के कारण। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। क्योंकि हमने क्या किया, √2 को एक परिमेय संख्या मान रखा था, जो कि गलत है। तो निष्कर्ष क्या होता है, तो यहां से निष्कर्ष ये निकलता है, इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको प्रूफ करना था। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है कि √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब यहां पे देखो, हम लोग मान लेते हैं पहले कि √7 एक परिमेय संख्या है। माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। अब √7 अगर एक परिमेय संख्या होगा तो उसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हो। √7 बराबर P/Q, जहां P और Q पूर्णांक है। Q बराबर नहीं है 0 के, और P और Q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। या आप कह सकते हो जहां P और Q सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य है। अब P और Q सअभाज्य कहने का मतलब एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अब आप क्या करो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर वर्ग करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, √7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा P/Q का होल स्क्वायर, या आप इसको √7 का स्क्वायर करोगे तो 7 आ जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा P स्क्वायर और/Q स्क्वायर के। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
7q² बराबर हो जाएगा p² के। इसको समीकरण 1 मान लो। अब आपसे यहां क्या पता चलता है कि यहां जो है 7p², यहां पे q² जो है इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते थे p²/7। अगर चाहे तो q² को लिख सकते हैं p²/7। यहां से क्या दिखाई दे रहा है कि p² 7 से विभाजित है, अतः p² 7 से विभाजित है। इसलिए 7, इसीलिए p भी 7 को विभाजित करेगा, इसीलिए p 7 से विभाजित है। विभाजित है। अब हम लोग मान लेते हैं, माना कि p बराबर 2c। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर लो, यहां पे कितना आ जाएगा, तो 7q² बराबर p² कहने का मतलब 2c का होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 7q² बराबर 2 दूना 4c²। अब एक चीज करो, इसको 2c नहीं 7c मान लो, क्योंकि हमें काटना है। इसको 7c मान लेते हैं। अगर 7c इसको मानेंगे तो 7c का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 49c² आ जाएगा। 7 कम 7, 7 7 49, तो यहां से कितना मिल गया, तो आपको मिल गया q² बराबर 7c²। यहां से क्या पता चल रहा है, इसका मतलब यह पता चल रहा है, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है q² 7 = c², मतलब q² 7 से विभाजित हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं यहां से, अतः q² 7 से विभाजित है। अब एक बात बताओ कि अगर q² 7 से विभाजित होगा मतलब q भी 7 से विभाजित होगा, इसलिए q भी 7 से विभाजित है। ओके, अब q भी 7 से विभाजित है। अब गौर से देखो, p² भी 7 से विभाजित है, मतलब p भी 7 से विभाजित है। q² भी 7 से विभाजित है, मतलब q भी 7 से विभाजित है। और आपने क्या माना था, p और q को आपने माना था कि अभाज्य संख्या होगा, जिसका एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहां तो आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं, अतः p और q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड सात है, परंतु इससे तस् का विरोधाभास प्राप्त होता है, परंतु इससे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। होता है कि p और q सअभाज्य है। और यह विरोधाभास क्यों हुआ, हमारी गलत कल्पना के कारण। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि √7 एक परिमेय संख्या है,
तो निष्कर्ष यहां से क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए √7 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें प्रूफ करना था, ये प्रूव हो गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सिद्ध करें कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करोगे? तो पहले 5 माइनस √3 को एक परिमेय संख्या मान लो। माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब आप देखो कि आप 5 माइनस √3 को क्या लिख सकते हो? P/Q के रूप में लिख सकते हो। P/Q, जहां P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है। पूर्णांक है। और Q बराबर नहीं है 0 के। अब दोनों तरफ वर्ग कर लो। अगर हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आपको आ जाएगा, या आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, वर्ग नहीं भी करोगे तो 5 माइनस P/Q बराबर हो जाएगा √3 के। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5Q माइनस P/Q √3 के बराबर आ जाएगा, या आप इसको लिख सकते हो √3 बराबर 5Q माइनस P/Q, जहां P, Q और 5 सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक है। अब एक बात बताओ कि ये अगर सहअभाज्य पूर्णांक हो जाएगा तो इसका मतलब परिमेय संख्या हो जाएगा। इसीलिए 5Q माइनस P/Q परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब देखो कि अगर आपको RHS परिमेय संख्या हो जाएगा तो LHS भी परिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब √3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन आपको इतना पता है कि √3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। का विरोधाभास है। का विरोधाभास है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि क्या निष्कर्ष निकलता है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है, यही तो आपको प्रूफ करना था।